अगर ये नोट्स बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से बाय कर लें। Describe the salient features of the Constitution of 1973। इस वीडियो के अंदर आपने तमाम salient features लिखने हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्टिंग लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने ये लिखना है, The Constitution of Pakistan 1973 is the supreme law of the Pakistan. It was passed in 10 अप्रैल 1973। आपने बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ज़ाहिर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है वो पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा लॉ होता है जिस पे पूरा पाकिस्तान चलता है, सही है। फिर आपने ये बताना है कि 10 अप्रैल 1973 को ये पास हुआ और वर्किंग पे कब आया, 14 अगस्त 1973 पे ये वर्किंग के लिए इन्फोर्स हुआ। इन्फोर्स का मतलब है कि लोगों ने इस पे अमल करना 14 अगस्त पे शुरू किया, लेकिन इसको पास कर दिया गया था 10 अप्रैल को, सही है। साल एक ही है दोनों में। अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ही ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया। ये हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूशन है। करंट का मतलब है अभी जो हमारा मुल्क चल रहा है पाकिस्तान, वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, सही है। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है, बातें लिखनी है इसमें। इट एक्सप्लेन्स हाउ द कंट्री इज गवर्नड, प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजंस एंड प्रोवाइड्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब किस काम के लिए बनाई गई है? ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब इस काम के लिए बनाई गई है क्योंकि ये कंट्री को गवर्न करना के बारे में बताता है। गवर्न का मतलब ये है कि कंट्री को चलाया कैसे जाएगा, इसकी सारी चीज़ें हैंडल कैसे होंगी, इसको कहते हैं कंट्री को गवर्न किया जाता है। ये सारी बातें, रूल्स एंड रेगुलेशंस की कंट्री चलेगी कैसे, इसके क्या रूल्स हैं, ये सारे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। इसके अलावा इसमें लिखा है प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ सिटीजन्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी वहाँ पे सिटीजन्स मौजूद हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं इसकी मदद से, और साथ में डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो भी ज़ाहिर है इस कॉन्स्टिट्यूशन में महफूज कर लिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अब आगे आती है सेलिएंट फीचर्स की। तो सेलिएंट फीचर्स जितने भी हैं हम सारे के करके जानते हैं। सबसे पहले आपने इसमें इस्लामिक रिपब्लिक का जिक्र करना है कि जो पाकिस्तान है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है जो कि इस्लाम के मुताबिक ही चलेगी। कोई भी लॉ पाकिस्तान में ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो कि कुरान एंड सुन्ना के खिलाफ हो, ये चीज़ बताएगी। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसेस अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम मौजूद होगा। अगर आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जानना है तो उसकी वीडियो का लिंक यहाँ टॉप पे लगा देती हूँ, लाजमी देख लीजिएगा, उसमें आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम का अच्छे से समझ आ जाएगी। अब द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड अच्छा, अगर किसी मुल्क में पार्लियामेंट्री सिस्टम मौजूद हो ना तो उस मुल्क में आपको हमेशा एक प्राइम मिनिस्टर मिलेगा और एक प्रेसिडेंट मिलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, इसलिए उसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाया जाता है। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट के पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं होती, तो वो सिर्फ हेड ऑफ स्टेट होता है। नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है फेडरल सिस्टम की, कि पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम भी मौजूद है। फेडरल सिस्टम का मतलब ये है कि जितनी पावर मेन फेडरल गवर्नमेंट के पास है ना, उतनी ही पावर्स प्रोविंसेस की गवर्नमेंट को भी दे दी गई हैं। इस सिस्टम को कहते हैं फेडरल सिस्टम। अगर आप फेडरल सिस्टम की भी वीडियो डिटेल से देखना चाहते हैं तो यहाँ टॉप पे इसका लिंक लगा देती हूँ, जिसमें आप फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इसमें देनी है आपने बाइकैमरल पार्लियामेंट का, जिसमें हमने ये बताना है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, उसमें दो तरह की ब्रांचेस हैं। इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट है ना, जिसको हम लेजिस्लेटिव ब्रांच कहते हैं, लॉ बनाने वाली ब्रांच, हमारे पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है उसमें एक अपर हाउस है जिसका नाम है सेनेट, लोअर हाउस का नाम है नेशनल असेंबली। ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखा दिया था लीगल सिस्टम में, सेनेट एंड नेशनल असेंबली का, तो वही सेम बातें यहाँ पे लिखी हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंपॉर्टेंट राइट्स सच एज, अच्छा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, उसमें बहुत सारे राइट्स लिखे गए हैं, पर जो ज़रूरी राइट्स हैं उनका हम डिस्कस कर लेते हैं। कि राइट टू लाइफ का जिक्र है कि किसी इंसान की जान नहीं ली जा सकती, हर इंसान को लॉ की नज़र में बराबर ट्रीट किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि सारे लोग आज़ादी से बोल सकते हैं, लिमिट में रह के, कोई गाली वगैरह नहीं देनी चाहिए, लेकिन बोलने की इजाज़त है। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है कि हर इंसान के पास ये राइट है कि वो अपनी पसंद के रिलीजन के अकॉर्डिंग ज़िंदगी जी सके। फिर उसके अलावा इसमें लिखा है कि राइट टू एजुकेशन, कि हर बंदे को तालीम हासिल करने की भी इजाज़त है, राइट है। अब नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा पाकिस्तान में जुडिशरी सिस्टम है, यानी कि कोर्ट्स वगैरह सारी हैं, वो आज़ादी से वर्क कर सकती हैं। कोई भी दूसरी ब्रांच या डिपार्टमेंट बेवजह दबाव नहीं डालेगा जुडिशरी के डिपार्टमेंट के ऊपर। नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। इस लाइन का मतलब यह है कि जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा सुप्रीम है। इसका मतलब यह है कि कोई भी गवर्नमेंट का इदारा
पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेता है तो फिर इस चीज़ को सही नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट देने के लिए ये लाइन लिखी गई है, ये भी पोर्शन एडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है डेमोक्रेटिक सिस्टम की। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम मेंटेन होगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आम लोग, आम पब्लिक अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि बंदे को गवर्नमेंट के दारों पे बिठा सकते हैं वोट्स दे के, और इलेक्शन का सिस्टम भी बड़ा फेयर होगा, इंसाफ के साथ किया जाएगा। ये बात यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें इस्लामिक प्रोविजंस की। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पूरी कोशिश होती है कि इस्लामिक वैल्यूज़ और इस्लाम को इनकरेज किया जाए, और लॉज जितने भी बनाए जाए पाकिस्तान में वो इस्लाम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स की। ये सारे सिटीजन्स को बराबर ट्रीट करना चाहिए लॉ की नज़र में। किसी को भी आपने अपॉर्चुनिटी से महरूम नहीं करना, किसी को अपनी ये नहीं कहना कि ये लड़की है तो ये जॉब नहीं कर सकती, ये लड़का है तो ये फलां चीज़ पे जॉब करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर बंदे को बराबर ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है कि इसमें प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की। माइनॉरिटीज़ उन लोगों को कहा जाता है जो तादाद में कम हो, जैसे कि नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में कम है। जैसे कि पाकिस्तान में हिंदूज़ की एंड क्रिश्चियंस लोगों की तादाद हम लोगों से, मुसलमानों से कम होती है, तो उनको हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं। ज़्यादा तादाद वाले लोगों को हम मेजॉरिटी कहते हैं। तो ये जितने भी माइनॉरिटीज़ रह रहे हैं पाकिस्तान में, इनके राइट्स को भी प्रॉपर्ली जो है प्रोटेक्ट रखा जाएगा कि ये लोग अपने रिलीजन एंड एजुकेशन को आज़ादी से जी सकेंगे, कोई भी इनको रोकेगा नहीं, इनको भी आप सिटीज़न की तरह ही ट्रीट किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। ये बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। फिर इसके अलावा इसमें आपने रूल ऑफ लॉ का भी जिक्र करना है। रूल ऑफ लॉ का बारे में मैंने लीगल सिस्टम में भी कई दफ़ा बताया है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि हर इंसान को बराबर ट्रीट किया जाए। लॉ कहता है कि सारे इंसान बराबर हैं, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी लॉ को फॉलो करें, और बस इस तरह की बातें थी। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें देंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स की, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बताई गई है कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट अलग से वर्क करेगा, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट अलग से वर्क करेगा, जुडिशरी यानी कि कोर्ट्स वगैरह अलग से वर्क करेंगी। ये सारे एक दूसरे के मामला में दखल नहीं देंगे, अलग से वर्क करते रहेंगे, ठीक है, ताकि कोई एक ब्रांच ज़रूरत से ज़्यादा अगर पावरफुल हो जाएगी ना तो फिर से नुकसान होगा। फिर वो ब्रांच जिसके पास पावर ज़्यादा आ गई हैं वो अपनी ताकतों को, पावर्स को मिसयूज़ भी करेगी, इसलिए पावर्स को बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है सारे ब्रांचेस में। नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है नेशनल लैंग्वेजेस की, जिसमें हमने बताना है कि पाकिस्तान में उर्दू ज़बान को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, क्योंकि ज़ाहिर है उर्दू जो है पूरे पाकिस्तान में बोली जाती है, सही है। और इंग्लिश भी ज़ाहिर है कंटिन्यू रखाई गई। इंग्लिश को ख़त्म नहीं कराया गया, बल्कि इंग्लिश को भी एक ज़रूरी लैंग्वेज रखा, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इसको रखा कि अगर किसी मुल्क से बाहर किसी पाकिस्तानी को जाना तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन जो उर्दू ज़बान है ना उसको हमारी यहाँ की कौमी ज़बान बना दिया गया, नेशनल ज़बान बना दिया गया, कि सारे मुसलमान जब पाकिस्तान में रह रहे हैं बेशक वो पंजाबी में बात करते हैं, पश्तो में बात करते हैं, लेकिन उर्दू सबको आनी चाहिए ताकि एक दूसरे के साथ पाकिस्तानी ईजिली कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट हेडिंग आपने यहाँ पे लिखनी है अमेंडमेंट प्रोसीजर का मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस मौजूद हैं उनको पार्लियामेंट, जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को अमेंड कर सकती है, यानी कि चेंज कर सकती है। फिर आती है इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इंपॉर्टेंस के अंदर आपने ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के होने से क्या क्या फ़ायदा होता है, कि हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम मिलता है, लोगों के राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं, रूल ऑफ लॉ को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को जस्टिस मिल जाती है, और सारे मुसलमान एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। इस्लाम को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है, और पॉलिटिक्स में भी बड़ी स्टेबिलिटी आती है इसके होने से। बस इतना ही है, अब आगे कंक्लूजन आ जाता है। इसके अंदर जो भी ऊपर पड़ा है वही सारा शॉर्ट करके आपने कंक्लूजन में लिखना है।